नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 14वां दिन है। युद्ध जारी है काफी तेजी से। इस बीच कई दौर में बातचीत भी हुई है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का ये बयान आया है कि मॉस्को कीव में सत्ता पलट नहीं करना चाहता है। रूस का लक्ष्य है यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेटस दिलाना, उसे निष्पक्ष रखना, और वो ये बातचीत के जरिए हासिल करना चाहेगा। उसे उम्मीद है कि अगले दौर की बातचीत में इसी पर बात आगे बढ़ेगी। और इस बीच ये भी खबर है कि चेर्नोबिल पावर प्लांट की बिजली पूरी तरह से काट दी गई है। आपको बता दें कि 1986 में चेर्नोबिल दुनिया में सबसे बुरे परमाणु हादसे का केंद्र था, लेकिन IAEA ने कहा है कि इससे चेर्नोबिल पावर प्लांट पे कोई भी खतरा उसकी सुरक्षा को लेकर नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल ABC को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें कहा है कि यूक्रेन के लिए नेटो की सदस्यता के लिए वो अब जोर नहीं लगाएंगे। ध्यान रहे कि नेटो ही वो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर पुतिन असहज रहे, और कहा जाता है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की बड़ी वजह यही है। पुतिन नहीं चाहते कि नेटो उनके पड़ोसी देशों तक पहुंच बना सके। इस बीच खबर ये है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया के 3 दिन के दौरे पर जा रही हैं। ये उस वक्त हो रहा है ये दौरा जब पोलैंड की ओर से यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान दिए जाने के ऑफर से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। यानी कि नेटो के जो सहयोगी देश हैं उनमें यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने को लेकर असहमति है। अमेरिका ने इस बीच पोलैंड की मांग पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की 2 टुकड़ियां पोलैंड में तैनात कर दी हैं। अमेरिका ने कहा है कि ऐसा नेटो के ऊपर मंडराते हुए खतरे को देखते हुए किया गया है। आपको ये भी बता दें कि नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। इसे बनाने वाले अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देश थे। इसे इन्होंने सोवियत यूनियन से सुरक्षा के लिए बनाया था। शुरुआत में नेटो के 12 सदस्य थे जो बढ़कर 30 हो गए हैं। और जो हमला हो रहा है लगातार यूक्रेन पर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के पहले उससे जो सटा हुआ शहर है इरपिन, वहां पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। बर्फ से ढके हुए इरपिन से लोगों का निकलना जारी है। लोग राजधानी कीव से भी निकल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी के नजदीक इरविन में टूटे हुए पुल की ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की गोलाबारी में इरपिन का ये पुल बुरी तरह से तबाह हो गया है। यहाँ पे बिजली नहीं है, इरपिन में पानी नहीं है, पुल टूट गया है। इसके कारण लोगों को वहां से निकलने में, इरपिन से बाहर निकलने में खासी परेशानी हो रही है। और याद रखिएगा कि ये जबरदस्त ठंड का मौसम है वहां पे और बर्फ जमी हुई है। यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। सड़कों पर गोलियां बिखरी पड़ी हैं, इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस के हमले से यूक्रेन की कई बिल्डिंग बुरी तरह से टूट चुकी है। यूक्रेन आज 6 ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए नागरिकों को निकालने की भी कोशिश में है। इसमें रूस के कब्जे वाले दक्षिणी शहर मारियोपोल भी शामिल है। डेप्यूटी प्रधानमंत्री जो यूक्रेन की हैं इरिना वेरेश्चुक, उन्होंने कहा है कि इन इलाकों में सुबह 9 से रात के 9 तक गोलीबारी बंद रहेगी। ये भी खबर है कि रूस की सेना के जो है उसने पूर्वी यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेत्स्क में लगातार हमला किया है, जिसमें 10 नागरिक मारे गए हैं। रिहायशी इलाकों और दूसरी इमारतों पर गोलीबारी भी हुई है। इस युद्ध की वजह से, लगातार होते इस हमले की वजह से कई तरह के प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए हैं अमेरिका ने, यूरोप ने। आर्थिक मोर्चे पर जो झटके रूस को मिल रहे हैं उसी के तहत अमेरिकी कंपनियां जो हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हैं, कोका कोला है, उसने रूस में अपनी सर्विस रोक दी है। कॉफी चेन स्टारबक्स ने भी रूस में अपना काम सस्पेंड किया है। साल के आखिर तक रूसी तेल आयात को चरणबद्ध तरीके से ब्रिटेन भी बंद करेगा, ये ब्रिटेन ने कहा है। इसके अलावा फिच ने रूस की सॉवरेन कर्ज रेटिंग को घटाकर B से C कर दिया है। यूक्रेन में वेकेशन रेंटल कंपनी एयरबीएनबी से बुकिंग में उछाल है। लोगों की मदद के लिए सिर्फ बुकिंग हो रही है, वहां पे लोग जा नहीं रहे हैं। रूस ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए वो युद्ध विराम करेंगे। सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चेर्निहेव, ज़ेपोराज्जिया में युद्ध विराम है।
लेकिन इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये कहना है कि न हारेंगे न सरेंडर करेंगे। भारत की फिक्र लगातार रही है कि वहां पर फंसे हुए भारतीयों को कैसे निकाला जाए। यूक्रेन के सुमी में फंसे हुए भारतीयों को कल निकालकर देश वापसी के लिए एयरपोर्ट की ओर ले जाया गया है। सुमी से निकाले गए लोगों में 580 छात्र हैं और नौकरी करने गए 20 भारतीय हैं। जो लोग निकाले गए हैं उनमें 17 लोग दूसरे देशों के भी हैं, 13 बांग्लादेशी हैं, 2 टूनीशिया के हैं, पाकिस्तान की एक छात्रा है और नेपाल के भी एक नागरिक है। ऐसे मौके पर भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टूनीशिया इन सब की मदद भी की है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। नेपाल और टूनीशिया की मदद के अलावा पाकिस्तान की एक छात्रा को भी निकालने में भारत ने मदद की है। पाकिस्तानी छात्रा आसमा शफीक ने वहां से निकाले जाने पर भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. ताज़ा खबर में ये सामने आया है कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के संकट पर बात की है। दोनों ने कहा है कि वहां तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। दोनों पक्षों को बातचीत और कूटनीति की मदद लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हंगरी के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी में मदद की। यूक्रेन से हंगरी सीमा के रास्ते 6000 से ज्यादा भारतीय लौटे हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, ताज़ा खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हंगरी के प्रधानमंत्री से हुई है और हंगरी से काफ़ी सहयोग मिला है वहां से भारतीयों को निकालने में, और इसके अलावा जो वहां से इवैक्यूएशन हो रहा है उसके ऊपर भी MEA ने ताज़ा जानकारी दी है। तो क्या क्या अपडेट्स हैं इसे लेकर? जी देखिए नगमा, सबसे जो चुनौती का काम था वो था सुमी से छात्रों को निकालना, और जैसा कि आपने तादाद बताया 580 छात्र और 20 जो कार्मिक थे वहां से उनको वहां से निकाला गया। और ये बहुत ही दुरूह काम था, खासतौर पे इसलिए क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही अथॉरिटीज के साथ एक तालमेल बिठाना था। बहुत ही तफसीलात में इसकी जानकारी दी गई कि किस तरह से पहले वहां से सुमी से निकालकर पोल्टावा लाया गया, उसके बाद एक दूसरे रास्ते से उनको एक ट्रेन पे बिठा के उसके बाद पोलैंड सीमा की तरफ ले जाया गया। आज शाम तक ये बताया गया था कि तमाम जो छात्र हैं वो पोलैंड पहुंच जाएंगे और कल शाम तक पोलैंड से उनकी हवाई जहाज के जरिए यहां पर वापसी होगी। तो इस बड़ी तादाद के साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जो ऑपरेशन गंगा के तहत जो यूक्रेन से लोगों को निकालकर लाया जा रहा था वो अभियान एक तरह से समाप्ति की ओर है। सूत्र ये बताते हैं कि कल शाम को ऑपरेशन गंगा के तहत अंतिम फ्लाइट्स जो हैं वो चलेंगी, खासतौर पे पोलैंड से इन छात्रों को लेकर। और जो पहले से ही भारतीय दूतावास ने वहां पे कहा हुआ है, विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी हुई है कि अब जो भी भारतीय वहां पर हैं और अगर उन्होंने अपनी जानकारी साझा नहीं की है, वहां अपनी मौजूदगी की, और अगर अब वो निकलकर आना नहीं चाहते तो इसके बाद उनको निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां से जो 50 अधिकारियों का दल भेजा गया था जो लगातार वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे छात्रों को, भारतीयों को निकालने में, उन सब की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो वहां अभी लवीव में जो कैंप ऑफिस से दूतावास चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह का अभियान भारत ने चलाया और जिस तरह से पड़ोसी देशों से वहां के छात्रों को यहां पर लाने की जो मुहिम चलाई उसका खात्मा अगले 24 से 36 घंटे तक हो जाने की बात सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। तो एक बड़ी जानकारी भारतीयों के लिए ये भी है कि वहां जो अब भी बचे हुए हैं, चाहे वो किसी काम की वजह से, व्यापार की वजह से रुकना चाहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी जो है अब इस ऑपरेशन के तहत वापस लाने की नहीं होगी। तो एक बड़ा ऑपरेशन वहां पे अंजाम दिया गया है। और अब जो है भारत की चिंता दूसरी है जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, चाहे वो आर्थिक पाबंदियों की बात हो जो रूस पे लगाया जा रहा है, उसका जो एक इम्पैक्ट है वो पूरे देश पे पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा। तेल की कीमत बढ़ रही है तो यहां भी अब आशंका जताई जा रही है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो अब दूसरी तरह की चिंताओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जो एक चिंता थी बड़ी वो खत्म हो चुकी है भारतीयों को लाने की। जी
धन्यवाद आपका उमास। आपने बताया कि इवैक्यूएशन की जो चिंता थी वो खत्म हुई है, लेकिन जो आर्थिक पहलू है इसका दुनिया भर पर उसका असर पड़ेगा और हजारों किलोमीटर दूर भारत इससे अछूता नहीं है। तेल की वजह से सब पर असर पड़ेगा। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद आपको बता दें कि कल नतीजे आ रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव के। उसके पहले ईवीएम मशीनों को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है उसकी जानकारी इस ब्रेक के बाद। कल 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल यानी कि बीते हुए कल वाराणसी में ईवीएम से भरे ट्रक को लेकर हंगामे के बाद एडीएम नलिनी कांत सिंह को आज सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह संजय कुमार अब ईवीएम के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इसके अलावा बरेली में काउंटिंग सेंटर के बाहर कूड़ा गाड़ी में बैलेट पेपर मिला और इसके बाद बरेली में रिटर्निंग अफसर पारुल तरार को हटाया गया। सोनभद्र में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट पेपर से भरी 2 सरकारी गाड़ियां मिलने के बाद वहां के भी एडीएम को हटाया गया है और इसे लेकर हंगामा है। समाजवादी पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है। मेरी जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली से जो हमारे एडीएम थे, जो ईवीएम के प्रभारी थे, उनका सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया है और उनको इलेक्शन ड्यूटी से तो पहले ही हटा दिया गया था। अब आगे विभागीय कार्रवाई होगी, वो चालू की जाएगी। बांदा में मतगणना केंद्र के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई। मतगणना केंद्र के बाहर डेरा डाले बैठे सपा कार्यकर्ता प्रशासन की गाड़ियों की जांच की मांग कर रहे थे। इसे लेकर बहस शुरू हो गई और धक्का मुक्की हुई। उधर मुरादाबाद में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा किया है। ईवीएम से जुड़े विवाद पर पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके जवाब मिलने में इतनी देर नहीं होनी चाहिए। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जबकि सारी हिंदुस्तान की निगाहें उन वोटिंग मशीन पे और कल के रिजल्ट पे जमी हुई हैं, किसी प्रकार की डिले अपनी जगह एक ब्लेम वर्दी एक मिस्टेक हो जा है कि ये इतनी देर किस चीज में लग रही है। वो मशीनें कौन सी थी, कहाँ, किस चीज के लिए जा रहे थे, इसको जानने में 5 मिनट लगते हैं। तो इसमें 24 घंटे लगने का मतलब क्या है? तो ये गैर जिम्मेदारी की बात है। तो इसलिए इन चीजों पे प्रॉम्प्ट एक्शन ही सबसे जरूरी चीज है और कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। भाई जो फैक्ट्स हैं वो आप जनता के सामने रखिए और हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो उनको सब बताइए फैक्ट्स क्या है। ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि इसके ऊपर अपनी मर्जी से जवाब देंगे या नहीं जवाब देंगे। तो जो गड़बड़ी हुई है उसमें सच्चाई क्या है ये जानने में 5 मिनट का वक्त लगता है, कहना है पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का। उसमें इतनी समय नहीं लगनी चाहिए, ये गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है। तो इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।